नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रिडेंस स्टूडियो। आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। ये कहानी है एक परिवार की, एक हाईली क्वालिफाइड वेल रेड परिवार जिसके लोगों को खाक में मिला दिया एक इंसान के सनक ने। ये घटना है केरला के एक बहुत ही पॉश इलाके नंथनकोड़े की। नंथनकोड़े में ही सीएम आवास है और सीएम आवास के 650 मीटर की दूरी पे एक घर है। ये घर है ए राजा थंगम का। 60 साल के थे ये ए राजा थंगम। उनकी पत्नी जीन पद्मा उनके साथ रहती थी और उनका एक बेटा कैडल जेंसन राजा 30 साल का था ये, और उनकी बेटी कैरोलिना जो कि 25 साल की थी। ये सारे लोग उनके एक रिलेटिव ललिता के साथ इस मकान में रहते थे और ये पूरा ही परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा था। ए राजा थंगम जो इस फैमिली के हेड थे, 60 साल के थे, वो एक प्रोफेसर थे। उनकी पत्नी पद्मा वो पेशे से एक डॉक्टर थी। उनकी बेटी कैरोलिना कुछ ही समय पहले चाइना से मेडिसिन पढ़ के आई थी और उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया से एआई की पढ़ाई करके लौटा था। तो ये परिवार इस मकान में रह रहा होता है और अचानक एक दिन इस मकान के आजू बाजू के लोग नोटिस करते हैं कि उस मकान से बहुत धुआं निकल रहा है। तो वो लोग सबसे पहले तो फायर ब्रिगेड को कांटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद पुलिस को भी कांटेक्ट करते हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड एक साथ स्पॉट पर पहुंचती है और जब घर के अंदर ये लोग जाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि अंदर बहुत तेज आग लगी है। फायर ब्रिगेड से आग बुझाने की कोशिश की जाती है और जब आग पर काबू मिल जाता है और जब लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर 4 लोग जलकर खाक हो गए हैं। मौके पर फोरेंसिक्स आती है, उन लाशों को अपने कस्टडी में लिया जाता है और प्राइमा फेसी ये पता चलता है कि मरने वालों में से एक मेल और 3 फीमेल्स हैं। जब छानबीन शुरू होती है और पुलिस वाले आसपास नेबर्स से पूछताछ करते हैं तो नेबर्स बताते हैं कि इस घर में 5 लोग रहते थे और कुछ ही दिन पहले उसकी मुलाकात इस घर के बेटे 30 साल के केडल से हुई थी और उसने उससे पूछा भी था कि तुम्हारे माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे, तुम्हारी बहन दिखाई नहीं दे रही। तो केडल ने कहा था कि वो छुट्टी पर बाहर गए हुए हैं। तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल सा लगा था। और अब जो घर में डेड बॉडीज़ मिली हैं वो 4 लोगों की मिली है, यानी कि कोई एक जिंदा है और 4 लोग मर चुके हैं। क्योंकि ये घटना बहुत ही पॉश इलाके की थी तो मामला बहुत जल्दी मीडिया में फैल जाता है और क्राइम सीन भी बहुत ग्रूसम रहता है। तो मीडिया की नज़र इस केस पर बनी हुई रहती है। ऐसे में थम्पनूर रेलवे स्टेशन के पास कुछ लोगों को एक इंसान बहुत ही संदिग्ध अवस्था में नजर आता है। वो खुद में ही कुछ कुछ बड़बड़ा रहा होता है, थोड़ा सा खोया सा बदहवास सा रहता है, लेकिन देखने में लग रहा होता है कि वो किसी अच्छे परिवार का होगा। जब लोग उसके पास जाके उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें लगता है कि इसे तो कहीं देखा है। वो इंसान और कोई नहीं, कैडल जेंसन राजा था, नंथनकोड़े एरिया के फैमिली मसाकर का एकमात्र सर्वाइवर। जब आसपास के लोगों को पता चलता है कि ये कैडल है तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस कैडल को अपने हिरासत में लेती है और वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे घर वालों के साथ क्या हुआ है, तुम्हें आइडिया है कि नहीं, तो वो बड़े हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ, मुझे पूरी तरीके से आइडिया है कि मेरे परिवार वालों के साथ क्या हुआ है और उनके साथ जो हुआ है वो मैंने ही किया है। पुलिस उसके रिमोर्सलेसनेस को देखकर दंग रह जाती है। उससे जब पूछा जाता है कि उसने अपने परिवार की इतनी निर्मम हत्या क्यों की, तो वो बताता है क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अजीब लग रहा है ना सुन के? पुलिस को भी लगा था। जब उससे पूछा जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट क्या था तो वो बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट एस्ट्रल प्रोजेक्शन पर कर रहा था। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म प्रक्षेपण, मतलब कि शरीर से मरने के बाद आत्मा निकलकर कितनी दूर जा सकती है, वो कैसी दिखती है और कहाँ कहाँ तक ट्रैवल कर सकती है,
इस बात का वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कैडल बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में एआई की पढ़ाई कर रहा था और इस पढ़ाई करने के दौरान उसका इंटरेस्ट एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जागा। हालांकि उसने पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप कर दी थी और वो वापस इंडिया आ गया था, लेकिन उसका इंटरेस्ट और गहरा होता जा रहा था। तो इसलिए उसने सोचा कि वो खुद ये एक एक्सपेरिमेंट करेगा और उससे उसको पता चलेगा कि बॉडी से आत्मा निकलने के बाद कहाँ कहाँ तक ट्रैवल कर सकती है, कैसी दिखती है और किस तरीके से ट्रैवल करती है। इसके लिए उसने अपने घर में ही स्पेसिमेंस ढूंढ लिए थे। पहली स्पेसिमेन थी उसकी माँ। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उसने अपने घर को पूरी तरीके से तैयार कर लिया था। इस घर के स्ट्रक्चर को हमें समझने की ज़रूरत है। घर के पहले माले पर कैडल का कमरा था। कैडल अपने परिवार में अपने परिवार वालों से काफ़ी अलग थलग रहता था। बहुत कम ही बोलचाल थी उसके अपने ही घर वालों से। तो वो बस अपने कमरे में दिन भर बंद रहता था, अपनी पढ़ाई अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगा हुआ रहता था। तो वो अपने कमरे को अंदर से किस चीज़ में तब्दील कर रहा है ये उसके घर वालों को पता ही नहीं था। तो ऐसे ही उसने अपने कमरे को पूरे तरीके से सन से ब्लॉक कर दिया था। पूरा कमरा उसका अंधेरा था। उसकी माँ बाहर से घर के अंदर आती है तो वो अपनी माँ को किसी बहाने से बोलता है कि माँ मेरे कमरे में आओ। और जब वो कमरे में पहुंचती है तो वो एक धारदार हथियार से अपनी माँ का मर्डर कर देता है। ये आपको बता देना ज़रूरी है कि वो हथियार उसने कुछ ही दिन पहले ऑनलाइन परचेज़ किया था। अब माँ की हत्या करने के बाद उस बंद कमरे में, उस अंधेरे कमरे में वो अपनी माँ की लाश के पास बैठा रहता है, इंतज़ार करता रहता है कि कब उसे उसकी माँ के शरीर में से आत्मा निकलती हुई नज़र आएगी और वो कहाँ तक जाएगी उस कमरे में। वो बैठा रहता है, इंतज़ार करता रहता है, लेकिन उसे ज़ीरो रिजल्ट्स मिलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो उसके लिए फेल हो गया था। तो वो क्या करता है, अब वो अपना दूसरा स्पेसिमेन टारगेट करता है। अब बारी थी उसके पिताजी की। उसके पिताजी भी जब बाहर से घर वापस आते हैं तो वो ऐसे ही कुछ बहाना करके अपने पिताजी को अपने कमरे में बुलाता है और उसी धारदार हथियार से वो उनका भी मर्डर कर देता है और उसी तरीके से उनकी भी डेड बॉडी को ज़मीन पर लिटाकर वो उनके बाजू में बैठकर इंतज़ार कर रहा होता है कि आत्मा निकलेगी, वो आत्मा को देखेगा और अपने एक्सपेरिमेंट को, अपनी थीसिस को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगेन रिजल्ट इज़ ज़ीरो। फिर वो अपने तीसरे स्पेसिमेन की तरफ पहुंचता है, यानी कि उसकी छोटी बहन कैरोलिना। कैरोलिना को भी वो किसी बहाने से अपने कमरे में लेकर जाता है और उसकी भी उसी तरीके से हत्या कर देता है और फिर बैठा बैठा इंतज़ार करता है कि वो उसकी आत्मा को देख पाए। लेकिन ये तीनों ही स्पेसिमेंस उसके सामने वेस्ट हो जाते। उसके एक्सपेरिमेंट का उसे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका रहता है। अब वो इसी सोच में रहता है कि वो आगे क्या करे। तो उसका ध्यान जाता है कि उसके घर में एक और इंसान है, उसकी रिश्तेदार ललिता। तो 2 दिन 3 दिन इंतज़ार करने के बाद अब वो ललिता को भी टारगेट करता है। हालांकि ललिता 70 साल की महिला थी और वो परमानेंटली उस घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही रहा करती थी। अजीब सी बात तो ये होती है कि ललिता, जो कि उस घर में ही रह रही होती है, उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसके रहते हुए 3 मर्डर्स उस घर में हो चुके हैं और वो 3 दिन तक उन डेड बॉडीज़ के साथ उसी घर में रह रही होती है। इस बीच कैडल से उसका एक पड़ोसी पूछता भी है उसके परिवार के बारे में कि उसके मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे, उसकी बहन दिखाई नहीं दे रही। तो कैडल साफ साफ बोलता है कि वो लोग छुट्टी के लिए बाहर गए हैं। अब कैडल अपना फोकस जो है वो अपने चौथे स्पेसिमेन ललिता के ऊपर डाइवर्ट करता है और ललिता को वो उसी के कमरे में उसी धारदार हथियार से मर्डर कर देता है और फिर इंतज़ार करता है कि वो कब ललिता की आत्मा को उसकी बॉडी से निकलते हुए देखे। लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो अपने इस एक्सपेरिमेंट पे कम्प्लीटली फेल हो जाता है तो अपने घर की अच्छे से सफाई करता है, खून के धब्बों को अच्छे से साफ करता है और उन डेड बॉडीज़ के ऊपर तेल छिड़क कर, आग लगाकर उस घर से निकल जाता है। और
जब घर से धू धू करके धुआं निकल रहा होता है, जब आसपास पड़ोसियों को पता चलता है कि घर के अंदर आग लगी है, तो उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और बाकी की कहानी आपको बता दी। कैडल इस घटना को अंजाम देकर पूरे शहर में भटकता रहता है और फाइनली उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है जहां पर उसे कुछ लोग आइडेंटिफाई करते हैं। पुलिस के सामने वो ये सारी कहानी बताता है और बताता है कि उसने ये सारी हत्याएं इसलिए की क्योंकि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के साथ साथ डेविल वर्शिपिंग में भी बिलीव करता था। हालांकि जब पुलिस ने मीडिया को अपना बयान दिया तो उन्होंने इसकी पूरी कहानी को डिबंक किया। उन्होंने कहा कि कैडल ने ये सारी चीज़, ये सारा प्लान जो है वो सोचे समझे तरीके से एग्जीक्यूट किया है। वो बताते हैं कि कैडल अपने ही परिवार में एक रिजेक्ट था। उसका परिवार, उसके परिवार के जितने भी मेंबर्स थे वो सभी लोग ओवर क्वालिफाइड थे। माँ डॉक्टर थी, पिताजी प्रोफेसर थे, छोटी बहन भी डॉक्टर थी और ये एआई की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया तो था, लेकिन उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इस कारण उसके घर वाले उसे काफ़ी सुनाया करते थे। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि लोग उसे अपने लायक नहीं समझते थे। वो अपने ही कमरे में अलग थलग रहने लगा। ये सेंस ऑफ रिजेक्शन जो था, उस कारण उसके अंदर अपने फैमिली के अगेंस्ट बहुत ही गुस्सा पनपने लगा और उसने डिसाइड किया कि वो अपने घर वालों को ख़त्म कर देगा। और उसी प्लान के तहत उसने ऑनलाइन उस हथियार की खरीदारी भी की और एक एक करके अपने सारे घर वालों का मर्डर किया। हालांकि पुलिस ने जब उसे अरेस्ट किया तो उसे देखकर ही लग रहा था कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि कैडल का पहले एक मानसिक परीक्षण होगा। एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स बने और उन लोगों ने कैडल को 20 दिन के लिए अपने ऑब्जर्वेशन में रखा और उसका परीक्षण किया। और 20 दिन के बाद उन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया उसमें बताया कि कैडल मानसिक रूप से सही नहीं है, वो अनस्टेबल है एंड ही इज़ नॉट फिट फॉर ट्रायल। तो कैडल का ट्रायल वहीं रुक जाता है और कैडल को एक स्पेशल सेल में रखा जाता है। कैडल की कई महीने तक ट्रीटमेंट चली और उसमें पता चला कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया है। क्योंकि कैडल मेंटली स्टेबल नहीं था लेकिन उसने हत्याएं तो की थी, इसीलिए उसे सेंट्रल जेल में स्पेशल सेल में अंडर स्पेशल ऑब्जर्वेशन रखा गया है। डॉक्टर्स का मानना है कि कैडल में सिम्टम्स, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स काफ़ी पहले से दिखे होंगे, लेकिन वो अपने परिवार में इतना ओवरलुक्ड था। परिवार के एक्सपेक्टेशंस पर चूँकि वो खरा नहीं उतरा था, इसीलिए वो इतना ज़्यादा आइसोलेटेड था अपने परिवार वालों से कि उन लोगों ने इस सिम्टम को कभी देखा ही नहीं। एक परिवार जो कि अपने प्यार से, वार्मथ से रिश्तों को नरिश करता है, वहीं एक परिवार में दरार इतनी ज़्यादा होती है, निराशा इतनी ज़्यादा होती है कि एक इंसान कब शैतान बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज की कहानी में इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ क्राइम टेल्स में हमारे YouTube चैनल क्रिडेंस स्टूडियो पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।